है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर बहन हर भाई कंसंट्रेशन बना ले, भंग नहीं करना कोई बच्चा, कोई भी बच्चा अपने दिमाग को इधर से उधर नहीं करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों अगर थोड़ी आवाज धीमी हो या कोई दिक्कत हो तो माफी चाहेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर थोड़ा यहां पर देखिएगा, पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ। यहां देखिएगा स्टडी ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो एंथोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ यहां पर हम वायरस की बात करें तो वायरोलॉजी होता है। तो वायरस के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। पुष्प का जो अध्ययन कहलाता है, देखिएगा पुष्प का अध्ययन जो कहलाता है वो होता है यहां पर एंथोलॉजी। पोमोलॉजी जो होता है, पोमोकल्चर, ये है होता है फलों से संबंधित होता है, ये फलों से होता है। और पैलिनोलॉजी जो होता है ये डस्ट यानी स्टडी ऑफ डस्ट, जो धूल के कण होते हैं, धूल के कणों का जो अध्ययन होता है वो पैलिनोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन में पैलिनोलॉजी पूछा जाए तो यहां स्टडी ऑफ डस्ट हो जाएगा, पोमोलॉजी पूछा जाए तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा, एंथोलॉजी पूछा जाए स्टडी ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा, वायरोलॉजी में स्टडी ऑफ वायरस हो जाएगा। तो इसलिए फलों के लिए, वो पुष्प के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पहली बार अगर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये समझकर कि एग्जाम करीब होने के साथ साथ हमें सिलेक्शन वाला मैटर पढ़ना है। हमें पढ़ने से पहले यह जानना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है इस समय। जी हाँ, स्वास्थ्य का मतलब है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या ना गम्स में स्वेलिंग आ गया है, मुंह से बोलने में दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर है, फेफड़ा का आकार होता है, जवाब दीजिएगा। फेफड़ा का जो आकार होता है मेरे लाल, तो वो होता है शंक्वाकार होता है। क्या होता है, शंक्वाकार होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर, ये कोई बच्चा डी भी बता रहा है, क्या शंक्वाकार ना होकर अंडाकार, तुम्हारे फेफड़े अंडाकार हो सकते हैं क्या। यार मतलब हद हो जाती है किसी चीज की। आपने जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके यहाँ भी उसके पीछे चार्ट लगा होता है, उसके पीछे भी चार्ट लगा होता है। तो एक फेफड़ा इस तरीके का होता है और एक फेफड़ा इस तरीके का होता है, तो शंकु तो ऐसे ही तो बनता है, इस तरीके का आप देख सकते हो। और जब आप शंक्वाकार नहीं देख सकते हो तो कैसे आप पहचानोगे। एक चीज और बता दें दोस्तों कि जो फेफड़ा होता है, जब भी फेफड़े की बात करोगे तो बीच में एक नली होती है जिससे हम सांस लेते हैं। इस नली को ही हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया सिस्टम जो है, ट्रैकिया सिस्टम के कारण ही हम सांस लेते हैं। इसलिए आंसर हमारा सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है भाई, त्योहार मुबारक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन एक है, कमेंट कीजिएगा क्या होगा। हीमोग्लोबिन क्या है भैया, जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे, देखिए हीमोग्लोबिन क्या है, ये क्वेश्चन आप सबको पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन एक्चुअल में एक तरह का प्रोटीन है। आपको मैं बता दूं कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो रक्त है दोस्तों वो कैसा होता है, हमारा ब्लड है वो रेड होता है। और यह क्या है, यह आपका क्या है, यह आपका एक प्रोटीन है। यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कार्य क्या करता है हमारे शरीर में, बताइएगा। हमारे शरीर में कार्य क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। हमारे शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो फेरस धातु पाई जाती है, लोहा धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और दोस्तों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथा नंबर देखिए पहले क्या पूछ रहा है, हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है, कमेंट कीजिएगा, बताइए, आंसर दीजिएगा, लॉक किया जाए। हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला जो विटामिन होता है वो विटामिन डी होता है। और विटामिन डी में अगर देखा जाए तो इसका एक रासायनिक नाम भी पूछता है कि रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेराल है। क्या है बेटा, कैल्सीफेराल है। इस चीज को आपको मैं बता देता हूं, क्या है, कैल्सीफेराल है। याद रखिएगा कि कैल्सीफेराल, ठीक है। कैल्सीफेराल किसका है, केमिकल प्रोसेस नेम, तो ये है आपका विटामिन डी का है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि विटामिन डी में आपके कुछ होते हैं नहीं, विटामिन में आपके ए बी सी डी ई के इतने ही तो विटामिन होते हैं। तो इसमें आपका बीसी जो विटामिन होता है ये होता है आपका वाटर सोल्यूबल, यानी यह जल में घुलनशील है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जल में घुलनशील कौन से होते हैं, और ये बचे हुए क्या है, ये फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा।
रात्रि 10 बजे का नोटिफिकेशन जीके का आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अभी जो क्वेश्चन वीडियो में चल रहा है उसकी चीज उस पर फोकस करिए, जो वीडियो में चल रहा है उस पर फोकस करिएगा। कॉपी पेस्ट और कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्टडी में कंसंट्रेशन चाहते हैं। हम का मतलब आप, और स्टडी में जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगा तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आप समझो इस चीज को। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब क्या होता है पलायन वेग? पलायन वेग को समझिएगा कि अगर अगर कोई ये पृथ्वी है, देखिएगा ये पृथ्वी है और हम लोग कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकें, हम लोग ऐसी चीज बताइए ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या वो नीचे नहीं आएगी? तो आप कहोगे कि हर कोई भी चीज सर फेंकेंगे नीचे आएगी। आपका तो यही जवाब होगा, बोलो यस या नहीं। कोई भी चीज फेंकेंगे तो आप कहोगे सर बिल्कुल नीचे आएगी, अगर ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी। रीजन क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण। बोलो कोई दिक्कत? अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर इसी चीज को 11 दशमलव, यानी आप कोई भी चीज है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जो है क्या करती है? दूरी तय करती है। एक सेकेंड में 11 किलोमीटर वो तेज से, अगर कोई रफ्तार से आप कोई चीज ऊपर की तरफ फेंको और वो वापस नहीं आएगी। आप कहोगे अरे सर ऐसा भी है? बिल्कुल, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की अगर रफ्तार से आप ऊपर की तरफ कोई चीज फेंकते हो तो वापस नहीं आएगी वो। इसी को कहा जाता है पलायन वेग कहा जाता है। वो अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगी, वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। अब नॉर्मल गति से कोई चीज फेंकते हो, कोई भी चीज फेंको, माचिस ऊपर फेंको माचिस नीचे आ जाएगी, गेंद ऊपर फेंको गेंद नीचे आ जाएगी। और उसी गेंद को एक सेकेंड में 11 किलोमीटर, आप जो है 11 किलोमीटर के ऊपर रफ्तार अगर करा देते हो तो वो गेंद वापस नहीं आएगी। इसी को कहा जाता है पलायन वेग कहा जाता है। वो अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगी। इसलिए ऑप्शन हमारा 11.2 किलोमीटर हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल सी बात है। फिर वो गुरुत्वाकर्षण बाहर नहीं, यानी गुरुत्वाकर्षण के अंदर नहीं रहेगी, वो बाहर चली जाएगी। अल्कोहल पानी के मिश्रण से पानी को अलग करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जब भी हम अल्कोहल और पानी को अलग करते हैं, अल्कोहल और पानी को अलग करते हैं तो बताइएगा कि पानी और अल्कोहल को अलग करने की विधि को हम क्या कहेंगे? कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा? तो वो होता है आसवन विधि होता है। आसवन पद्धति से हम इन चीजों को अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त। आपसे कह रहा है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? जवाब दीजिएगा। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? आपको लॉक करना है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि मानव के हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं, एक अलिंद, एक निलय, एक अलिंद, एक निलय। का मतलब है 4 पॉइंट होते हैं, बस लेफ्ट एंड राइट का फर्क होता है, जो हम कह सकते हैं कि 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु को जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग किया जाता है? मतलब लोहे में आपने देखा होगा अक्सर कर बरसात में अगर रख दो तो जंग लग जाती है, लेकिन कुछ लोहे पर ऐसा भी लगा दिया जाए जिससे जंग ना लगे। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोहे पर कौन सी चीज ऐसी लगा दें, कौन सी धातु का लेपन कर दें, कौन सी धातु को साथ में मिला दें लोहे के साथ तो जंग ना लगे। तो धातु को जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ हम क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जाम में इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चंस को पॉसिबिलिटी के रूप में जानना चाहिए। एग्जाम में आने में ट्रेंडिंग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रोमियम को अगर हम धातु लोहे के साथ मिला देंगे तो हमेशा याद रखिएगा उसमें चांसेस जो है जंग लगने के कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। यदि कोई भी व्यक्ति, जैसे अगर हम अपनी आंखों का नेत्रदान के रूप में हम अपनी आंखों का दान करें, तो आंखें थोड़ी ना बेटा दान होती हैं। आंखें आपकी मरने के बाद आपके आंखों का एक पार्ट निकाला जाता है जो एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के अंदर फिट किया जाता है। अब समझिएगा कि जब भी आप नेत्रदान अगर करना चाहते हैं, आप बॉडी दान को देह दान कहा जाता है। आप अगर कोई भी शरीर का पार्ट दान करना चाहते हैं तो फॉर्म भी भरे जाते हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, बहुत लोग करते भी हैं। तो जब दान करने का जब फॉर्म भर देते हो, आप जब इस पृथ्वी पर नहीं रहते हो तो फिर क्या करती है सरकार, जो है सरकार के द्वारा आपके परिवार के द्वारा सूचित किया जाता है। आपकी बॉडी से जो भी आपने पहले से करके रखा होगा, भर के रखा होगा कि भाई हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी से ये चीज़ें किसी दूसरे के काम में लगा दी जाएं, तो वो
भाई निकाल ली जाती हैं। ऐसे ही नेत्रदान में क्या होता है कि कॉर्निया को जो है निकाल लिया जाता है। कॉर्निया ही क्या होता है, इसी भाग का उपयोग एक दूसरे मनुष्य के कार्य में, यानी दूसरे मनुष्य की आंख में कर दिया जाता है, इसी पार्ट को रिप्लेस किया जाता है। चलिए, ध्वनि का वेग न्यूनतम कहां पर होता है, कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर बात करता हूं यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ध्वनि का वेग जो न्यूनतम होता है वो वायु में होगा। अब आप कहोगे सर कैसे? अब देखिएगा, अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा कहां पर होगा, ठोस में होगा, दूसरे में सबसे ज्यादा कहां पर होगा, वायु में होगा, और सबसे कम कहां पर होगा, गैस में होगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब गैस तो हमारे पास है नहीं, लोहा तो सबसे ज्यादा इसमें हो जाएगा। शून्य स्थान में ध्वनि कभी विचलित कर ही नहीं सकती, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए। पानी में दोस्तों, अगर पानी की बात की जाए तो पानी में भी करेगा, लेकिन यहां पर जो सबसे पॉइंट आ रहा है वायु, ये सबसे कम करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं, कमेंट कीजिएगा। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति का कान है, अगर कोई व्यक्ति का यह कान है, तो इस कान में देखा जाए तो कान से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। कान में सबसे छोटी हड्डी भी पाई जाती है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, स्टेपीज की बात कर रहे हैं। यहीं पर एक पॉइंट आपको और जानना चाहिए, यहीं पर स्टेपीज एक हड्डी होती है, तो हमारी 2 हड्डी और होती हैं, एक होती है मैलियस, एक होती है मैलियस और एक होती है इनकस। एक होती है मैलियस और एक इनकस होती है। मतलब एक कान में आपकी 3 हड्डियां होती हैं, तो आप कह सकते हो कि 1 2 3 मैलियस इनकस स्टेपीज। मैं सही से लिख देता हूं, आप परेशान ना होंगे। इनकस एक आपकी हड्डी है पहली, एक दोस्तों आपकी है मैलियस हड्डी, ठीक है। तीसरी आपकी जो हड्डी है वो है आपकी स्टेपीज है, ठीक है। तो 3 हड्डी जो है एक कान में हो गई, तो 2 कान में कितनी हो जाएंगी, दोनों कान में आपकी 6 हड्डी हो जाएंगी। तो मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 6 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में किसके कारण घूमता रहता है? भाई आपने सुना होगा कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसी तरीके से ग्रह जो होगा उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाएंगे वो उपग्रह होगा। तो ये रीजन क्या है? जैसे जैसे अगर मैं बात कर दूं, पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगाएगा? चंद्रमा लगाएगा, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। तो पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में किसके कारण एक उपग्रह, एक उपग्रह का मतलब है कोई भी उपग्रह लोगे तो वो चंद्रमा ही आएगा जो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं वो है सेंट्रल पेटल फोर्स है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है बेटा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। बी के साथ हम कह सकते हैं अभिमुखा केंद्र बल, ठीक है ना। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है, जिसको हम कहते हैं या कह सकते हैं केंद्राभिमुख, ठीक है ना। केंद्राभिमुख केंद्र कहते हैं, इसी के द्वारा चीजें संपन्न होती हैं। एक पेंडुलम की समय अवधि है। एक पेंडुलम, आपने देखा होगा कि कोई घड़ी में पेंडुलम है लटकता है, या किसी भी चीज में अगर पेंडुलम है तो उसकी अवधि किस पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भर करेगी, समय पर निर्भर करेगी, मास पर निर्भर करेगी? नहीं, इसकी लंबाई पर बेटा निर्भर करता है। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिस तरीके की जैसी छोटी लंबाई होगी उसके हिसाब से, बड़ी लंबाई होगी तो उसके हिसाब से, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा जाता है। हम आपके यहाँ पर देखते हैं पॉइंट को कि कौन बच्चा कौन सा एग्जाम में आंसर लगा रहा है। जंग लगने की स्थिति में लोहे का भार क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। जंग लगने की स्थिति में लोहे का भार कैसा होगा? बढ़ोतरी होगी लोहे में, यानी अगर जंग लग जाए किसी लोहे में तो बताइएगा कि उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी से बताइए। अगर कोई जंग लगेगा तो यहाँ पर देखिएगा 14 का बी आंसर ज़्यादातर बच्चे दे रहे हैं। 14 से बी ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा इशारे बच्चे कर रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं कि अगर जंग लगेगी, आज जितने भी बच्चों ने बी दिया है मतलब उन्हें कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ पढ़ना है।
अभी बहुत कुछ यहाँ पर कमी है उनके अंदर इतनी ज्यादा कमी तो नहीं कह सकते कि भाई आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, एग्जाम तो क्रैक हो जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें विज्ञान और साइंस के बारे में, जीके के बारे में बहुत कुछ, क्योंकि ये अथाह संसार है। इस क्वेश्चन में बी वाले आंसर हमारा गलत है और ए आंसर वाले हमारे सही हैं। समझिएगा बेटा, कभी भी जंग लगने की स्थिति में लोहे का भार कभी कमी नहीं होती है। बच्चों को लगता है कि अरे जंग लग जाएगी तो जंग खा जाएगी। अरे बेटा, जंग खा जाएगी एक ऐसा उदाहरण है, अब हजारों शताब्दियों के लिए उसको डाल दोगे तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। जब भी किसी नए नवेले सिस्टम में लोहे में जंग लगती है तो उसका भार पहले से बढ़ जाता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए चला जाएगा। चलिए